जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व के जो घास के मैदान हैं और विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से भी आपके एनटीपीसी में कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा बैंक के जो भी हमारे एस्पायरेंट हैं उनके लिए शुरू किए गए नए बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो 8 फरवरी से इन सभी नए बैचेस की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है। तो उद्देश्य बैच है ये आपके IBPS RRB प्रीलिम्स एग्जाम के लिए शुरू हो रहा है 8 फरवरी से ही। RBI ग्रेड बी क्रैश कोर्स बैच है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए है, ये भी आपका 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। और आपके SBI क्लर्क एग्जाम के लिए एसिलरेटर बैच की शुरुआत हो रही है। तो सभी बैच आपके 8 फरवरी को शुरू होंगे। इन बैचेस की खास बात क्या होगी? तो सबसे खास बात कि यहाँ पर आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा। आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। समय समय पर आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी को जान सकें। और यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सीजन भी आपके लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो वह आप यहाँ पर अपने एजुकेटर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। नीचे इनकी लिंक आपको दी गई है और अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इनमें से किसी भी पैक को परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी पैक को यहाँ पर खरीदें तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है KV10 कोड। इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो नीचे लिंक दिया गया है, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो मैं आपको केवल उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो पहले बात करते हैं आमूर नदी की। आमूर नदी की बात करें तो ये आपके मंगोलिया, रूस और चीन से होकर के बहती है। कहाँ से? मंगोलिया, रूस और चीन से होकर के बहती है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है आमूर नदी। तो यहाँ से ये निकलती है और उसके बाद में यहाँ पर आकर के आपकी ये गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा आमूर नदी के बारे में। अच्छा, गिरती कहाँ पर है? तो टॉर्टरी स्टेट इसे हम कहते हैं। ये जो रीजन है ये हमारा टॉर्टरी स्टेट वाला रीजन है, यहाँ पर आकर के आमूर नदी गिरती है। टोटल लेंथ की बात करें तो 28 से 24 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर बात करते हैं हुआंग हो नदी, जिसे हम लोग येलो रिवर के नाम से जानते हैं। तो एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन में है हुआंग हो नदी, तो इसी को हम लोग कहते हैं येलो रिवर। इसके बारे में आप याद रखेंगे कि चीन के किंगहाई प्रांत में जो बयान हयार की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? तो बोहाई सागर में जाकर के ये अपना जल गिराती है। एशिया की ये दूसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी नदी है। नाम क्या है? तो इसका नाम है हुआंग हो नदी। उसके बाद में बात करते हैं यांगसी नदी की। तो यांगसी नदी की बात करें तो बस आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि चीन देश में ये बहती है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी का होने का मतलब है कि एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो आपकी है नील, उसके बाद में है अमेजन और तीसरे नंबर पे आपकी आती है यांगसी नदी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मेकोंग नदी की बात करें तो ये भी आपके चीन से ही निकलती है। कहाँ से? चीन में आपको मिलेगा लसाई गोंगमा स्प्रिंग, वहीं से ये आपके निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर के जल गिराती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी मेकोंग नदी। तो कहाँ से बहती है? देश आपको याद होनी चाहिए। तो चीन से निकलती है, उसके बाद में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों से होकर के मेकोंग नदी गुजरती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक बार आप मैप में लोकेशन भी देख लीजिए। आमूर नदी यहाँ पर है, हुआंग नदी, यांगसी नदी और मेकोंग नदी, ये सारी नदियाँ आपके चीन से ही ओरिजिनेट होती हैं। हुआंग नदी और यांगसी नदी की बात करें तो ये दोनों आपके टोटल चीन में ही बहती हैं। लेकिन अगर हम मेकोंग नदी की बात करें तो चीन के अलावा ये म्यांमार, वियतनाम, उसके अलावा कंबोडिया, लाओस, इन देशों से होकर के बहती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर नदी है इनमें से किस देश से होकर के बहती है या फिर किस देश से होकर के नहीं बहती है। 2-3 नदियों से प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक तो हमारा है साल्विन नदी, तो ये म्यांमार में बहती है। एक हमारी है इरावती नदी, ये भी आपके म्यांमार में बहती है।
और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर गंगा नदी बहती है, उसी प्रकार से महावेली गंगा नाम की एक नदी है, ये आपको मिलेगी श्रीलंका में। यहाँ पर है श्रीलंका, तो यहाँ पर आपको मिलेगी महावेली गंगा नदी। ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ एक नदी के बारे में ध्यान रखना है, जो कि है मरे डार्लिंग नदी। तो सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है, तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारी नदी है वह बहती है ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करेंगे यूरोप की नदियों के बारे में। तो यूरोप में भी आपको 3 से 4 नदियों के बारे में ही पढ़ना है, जैसे कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्गा नदी। क्या नाम है इसका? बोल्गा नदी इसका नाम है। अब बोल्गा नदी की अगर हम बात करें तो वल्दाई की पहाड़ियों से ये निकलती है, उसके बाद में 3531 किलोमीटर ये यात्रा करती है और फिर आकर के हमारे कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा वोल्गा नदी के बारे में। तो मुख्य रूप से रूस में ये बहती है। कहाँ पर? रूस में ये बहती है। फिर बात करते हैं डेन्यूब नदी की। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहाँ से ये निकलती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और यहीं से निकलती है डेन्यूब नदी। उसके बाद में ये जो नदी है वह आपके उत्तर सागर, या जिसे हम लोग जो हमारा ब्लैक सागर है वहाँ पर आकर के जल गिराती है। तो ये हमारा ब्लैक सागर है। यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखेंगे किन देशों से होकर के बहती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 10 से ज़्यादा देशों से होकर के बहती है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, मालदोवा और यूक्रेन, इन सभी देशों से होकर के डेन्यूब नदी बहती है। फिर बात करते हैं राइन नदी की। तो स्विट्जरलैंड में जो आपकी आल्प्स की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है और जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए उत्तर सागर में अपना जल गिराती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे राइन नदी के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर अफ्रीका महाद्वीप की नदियों की, तो ये आपको याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। तो विक्टोरिया झील के बारे में आपने सुना होगा। विक्टोरिया झील से हमारी एक नदी निकलती है जिसे हम लोग श्वेत नील कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं श्वेत नील। उसके बाद में एक हमारी है टाना झील। टाना झील से निकलती है कौन सी? नीली। क्या नाम है? नीली नील। तो ये यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद में ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद में जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है नील नदी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लिम्पोपो नदी भी आपके यहीं अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक में होकर के बहती है। एक हमारी जाम्बेजी नदी है और इसके अलावा एक कांगो नदी है, नाइजर नदी है। तो ये जो सारी नदियाँ हैं वे आपके अफ्रीका में बहती हैं। फिर बात करते हैं उत्तर अमेरिका की नदियों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा याकून नदी ये आपके कनाडा से होकर के जो हमारे अमेरिका का ये वाला रीजन है अलास्का वाला, यहाँ से होकर के बहती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो देख सकते हैं यहाँ पर से निकलती है मिसिसिपी नदी इटास्का झील से और यहाँ से निकल रही है मिसौरी नदी। तो ये दोनों नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं और उसके बाद में जो हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे आकर के अपना जल गिराती हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। और एक हमारी रियो ग्रांडे नदी है। इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सिको है और जो आपका यूएसए है उनके बीच में सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। उसी प्रकार से सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। फिर चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो ओरिनोको नदी ये आपके दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी मैंने आपको बता ही दिया है और एक हमारी है पराना नदी। तो 3 नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में बहती हैं। अब आइए इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है माही और ये हमारे भारत में आपको मिलेगी। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये नदी किस राज्य में है, कहाँ पर, किस राज्य में माही नदी बहती है। विषुवत रेखा यानी कि जो हमारी इक्वेटर है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो ये आपकी है कांगो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए कहाँ पे गई कांगो, हाँ ये देखिए यहाँ पे है कांगो। तो कांगो जो नदी हमारी है वह इक्वेटर को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं मकर रेखा की, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर के बहती है। ये आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारे तथ्य परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं।
फिर बात करते हैं राइन नदी की। तो राइन नदी की अगर हम बात करें तो यूरोप में विशेष तौर पर जो जर्मनी के पास में आपके रिफ्ट वैली है, यानी कि जो व्रस घाटी है, वहाँ से होकर के बहती है और यहाँ पर आपको कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार भी मिलेंगे। इसीलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में जो हमारी नदियां हैं उनके किनारे स्थित शहरों के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टेम्स नदी ये आपके यूके में बहती है और इसके किनारे स्थित शहर है लंदन। कौन सा शहर है? लंदन शहर इसके किनारे स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार से करीबा बांध, तो जाम्बेजी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जाम्बेजी नदी और इसी के ऊपर करीबा बांध का निर्माण किया गया है। तो ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये नील नदी है, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आयतन के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हमारी है अमेजन नदी। आयतन का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा जल होकर के बहता है। पराना नदी, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ब्राज़ील और पराग्वे में, और इसी के ऊपर इतेपू बांध का निर्माण किया गया है। किस बांध का? इतेपू जो डैम है वो बनाया गया है पराना नदी पर। स्प्री नदी, तो ये हमारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होकर के बहती है। कहाँ से? जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होकर के बहती है। फिर हमारी एक है मेंजेनरेस नदी, तो ये कहाँ से बहती है? स्पेन की राजधानी आपको मिलेगी मैड्रिड में, तो मैड्रिड से होकर के बहती है मेंजेनरेस नदी। और फिर हमारी एक है टिग्रिस नदी जो कि इराक की राजधानी बगदाद से होकर के बहती है। तो विशेष तौर पर जो भी प्रमुख राजधानियाँ हैं उनके पास से बहने वाली नदियों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करें तो हडसन नदी, ये आपके यूएसए में बहती है और इसके किनारे स्थित शहर है न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है, यह आपके हडसन नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी की बात करें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 10 देशों से होकर के बहती है, इसके किनारे है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कौन सी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी की बात करते हैं तो इटली की राजधानी रोम इसके किनारे स्थित है। थ्री गॉर्जेस डैम की बात करते हैं तो यांग टीसी क्यांग नदी जो कि आपके चीन में है, उसी के ऊपर बनाया गया है थ्री गॉर्जेस डैम। और अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की क्षमता के अनुसार बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जब चीन में बाढ़ आई थी, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जिनपिंग फर्स्ट बांध की बात करें तो ये आपके यारलोंग नदी के ऊपर बनाई गई है और ये सबसे ऊंचा बांध है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग फर्स्ट बांध, और ये आपके चीन में यारलोंग नदी के ऊपर बनाया गया है। और एक हमारा है अस्वान बांध, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अस्वान बांध की बात करें तो नील नदी के ऊपर मिस्र और सूडान में इसका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपकी नदियों से संबंधित चीज़ें थीं उनको बहुत ही कम समय में यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे एशिया की झीलों के बारे में, यानी कि जो हमारे विश्व की झीलें हैं उनके बारे में। तो पहले आपको यहाँ पर याद रखना है बलखास झील के बारे में। किसके बारे में? बलखास झील के बारे में। तो ये मिलेगा आपको कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में है बलखास झील। उसके बाद में एक हमारा है वान झील जो कि आपको मिलेगा टर्की में। कहाँ पर है? टर्की में आपको मिलेगा वान झील। एक हमारा है मृत सागर जिसे हम लोग डेड सी के नाम से जानते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पर आपको मिलेगा मृत सागर। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, हालांकि इसके सामने आपको सागर शब्द मिलेगा लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बैकाल झील की बात करते हैं तो ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी झील है और ये आपको मिलेगी रसिया में। कहाँ पर है? रूस में आपको मिलेगी बैकाल झील। अच्छा, एक हमारा होता है अराल सागर। अराल सागर का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी रहता है क्योंकि ये अपनी बहुत सारी जो स्थान है वहाँ पर सूख चुकी है, यानी कि ये जो सागर है वह सिकुड़ रहा है। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि किन दो देशों की सीमा पर अराल सागर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ये हमने बात कर ली वान झील टर्की में, कैस्पियन सागर, अराल सागर जो कि आपको बताना है, बलखास झील आपको कजाकिस्तान में मिलेगी, मृत सागर आपको इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पर मिलेगी, और बैकाल झील की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगी रूस में। और ध्यान रखिएगा, बैकाल झील न केवल दुनिया के सबसे गहरे झील है, न केवल दुनिया की सबसे प्राचीन झील है, बल्कि हमारे एशिया की भी सबसे बड़ी झील है बैकाल झील।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा कैस्पियन सी के साथ में जो देश हमारी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया कजाकिस्तान, उसके बाद में यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पर है ईरान, उसके बाद में अजरबैजान और ये आपका ऊपर है रसिया। तो ये हमारे 5 देश हैं। उज्बेकिस्तान नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। 5 देश हैं हमारे जो कि कैस्पियन सागर के साथ में सीमा साझा करते हैं। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कजाकिस्तान, उसके बाद में आपका है तुर्कमेनिस्तान, फिर हमारा है ईरान, उसके बाद में अजरबैजान और आपका है रसिया। तो ये 5 हमारे देश हैं जो कि कैस्पियन सागर के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया से बस आपको एक झील नाम याद रखनी है जिसका नाम है एर झील। क्या नाम है? एर झील। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। फिर चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप में भी बस आपको 2 झीलों के बारे में नाम याद रखना है। एक तो है लडोगा झील, तो ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, रूस और फिनलैंड में ये मिलेगा। और यूरोप की सबसे बड़ी झील है लडोगा झील। क्या नाम है? लडोगा झील। ओनेगा झील की बात करते हैं तो ये भी आपको मिलेगा रसिया में। कहाँ पर है? रसिया में है ओनेगा झील। फिर चलते हैं उत्तर अमेरिका में। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आइए पहले जो हमारे कनाडा में झीलें हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ग्रेट बियर झील ये आपको कनाडा में मिलेगी, ग्रेट स्लेव झील ये भी आपको कनाडा में मिलेगी और विनिपेग झील ये भी आपको मिलेगी कनाडा में। तो ये 3 झीलें आपको कनाडा में मिलेंगी। उसके बाद में हमारा आता है ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में कुल मिलाकर के 5 झीलें शामिल हैं। तो पहले आप यही ध्यान रखेंगे, परीक्षा में सीधे कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें शामिल हैं। तो कुल 5 झीलें आपके इसमें शामिल हैं। अब कौन कौन सी हैं, इनके नाम भी और इनके क्रम भी आपको याद रखने हैं। तो हमारी पहली झील है सुपीरियर झील जो कि दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। उसके बाद में है मिशिगन झील, उसके बाद में है ह्यूरोन झील, फिर हमारा इरी झील और सबसे लास्ट में है ओंटारियो झील। तो ये हमारी 5 झीलें हैं जो कि ग्रेट लेक्स में शामिल हैं। अब इन झीलों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से 4 झीलें हमारे अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर हैं। कहाँ पर हैं? अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर हैं। लेकिन एक जो हमारे मिशिगन झील है ये आपको कंप्लीटली मिलेगी अमेरिका में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा सुपीरियर झील जो कि सबसे बड़ी झील है और ये अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है। फिर हमारी है मिशिगन झील, फिर है ह्यूरोन, उसके बाद में है इरी, फिर हमारा आता है ओंटारियो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ से आपको सिर्फ एक झील के बारे में नाम याद रखना है जो कि है टिटिकाका झील। कौन सी है? टिटिकाका झील। तो बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पर आपको मिलेगी टिटिकाका झील और ये हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, यानी कि जहाँ पर नेविगेशन संभव है ऐसी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। फिर बात करते हैं अफ्रीका की झीलों के बारे में। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहला हमारा है टांगानिका झील। कौन सी? टांगानिका झील। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। बुरुंडी, कांगो, तंजानिया और जाम्बिया देशों में ये विस्तृत है। टाना झील की बात करते हैं तो ये आपको इथियोपिया में मिलेगी, यहाँ से आपकी नीली नील निकल रही थी। और फिर हमारी है विक्टोरिया झील जो कि आपको युगांडा, तंजानिया और केन्या में मिलेगी, यहाँ से हमारी निकलती है श्वेत नील। फिर हमारी एक है मलावी झील जो कि आपको मलावी कंट्री में मिलेगी। तो ये अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी आप याद रखेंगे। अब झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे जो कि एनटीपीसी में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा देश झीलों की वाटिका कहलाता है या फिर किस देश को 1000 झीलों का देश कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस देश का नाम है फिनलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपका उत्तर होगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील होगी कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो भी आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। लेकिन अगर यहाँ पर खारे पानी को रिप्लेस कर दें हम मीठे पानी से तब आपका उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लेकिन मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है दुनिया की वह आपकी है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो ये है बैकाल झील जो कि आपको मिलेगी रसिया में।
इसके बाद में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है ओजोस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। ओजोस डेल सलाडो की बात करें तो ये हमारा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी का जब आपने नाम सुन ही लिया है तो ज्वालामुखी में आपको कई बार क्रेटर मिलते हैं। क्रेटर यानी कि एक प्रकार से झील की तरह की संरचना होती है। तो इन क्रेटर में पानी कई बार भर जाते हैं। तो इसी ओजोस डेल सलाडो जो वोल्केनो है एंडीज पर्वतमाला पर, इसी पर आपको एक झील मिलेगी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन परीक्षा में आपके ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? तो ये है लेक टिटिकाका। कौन सी है? लेक टिटिकाका। विश्व की सबसे नमकीन झील कौन सा है? तो इसका उत्तर मुझे ठीक से नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में वो बता सकते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? तो बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन झील है। तो सबसे गहरी और सबसे प्राचीन झील है बैकाल झील। और विश्व की सबसे लंबी झील की बात करें तो ये आपकी है टांगानिका लेक। कौन सी है? टांगानिका लेक विश्व की सबसे लंबी झील है। अब हम लोग चलते हैं घास के मैदान पर। किस पर? घास के मैदान पर। तो घास के मैदान को हम लोग समझें उससे पहले आपको छोटा सा बेसिक यहाँ पर समझना है। देखिए, एक हमारी होती है कर्क रेखा जो कि 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में होती है। एक हमारी है भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री में होती है। और एक हमारी होती है मकर रेखा जो कि 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बीच का जो रीजन है वह अपेक्षाकृत अन्य रीजन से पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। कौन सा रीजन? ये जो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन होता है। तो इसीलिए जो भी आपके घास के मैदान कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होते हैं उन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई घास का मैदान इन रीजन के बाहर होता है यानी कि मकर रेखा के दक्षिण या फिर कर्क रेखा के उत्तर होता है तो इसे हम लोग उपोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो आपके घास का मैदान है वह किस प्रकार के घास का मैदान है। तो ध्यान रखिएगा, उपोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वे आपको कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मिलेंगे। बाकी जो हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है यानी कि ट्रॉपिकल रीजन वाले हैं वे आपको इसके बीच में मिलेंगे। तो इसी के अनुसार आपको आगे चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टुंड्रा घास के मैदानों की। किसकी? टुंड्रा घास के मैदानों की। तो टुंड्रा की बात करें तो जो हमारे ध्रुवों से लगे हुए रीजन हैं वहाँ पर आपको टुंड्रा घास के मैदान मिलते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कनाडा वाला है, फिर यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, फिर उसके बाद में ये रसिया वाला रीजन है। तो ये जो सारा पूरा रीजन है यानी कि ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेगा टुंड्रा घास के मैदान। तो जैसे आपके ऑप्शन में दिया जाए उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। और टुंड्रा के घास के मैदानों की अगर हम बात करें तो यह एक हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है यानी कि उपोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। फिर हम लोग चलते हैं एशिया में। तो एशिया में मुख्य रूप से आपको 2 घास के मैदानों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो हमारा स्टेपी। कौन सा है? स्टेपी, जो कि आपको पूरे यूरोप और एशिया दोनों में मिलेगा, काफ़ी लंबा ये रीजन होता है। और एक हमारा है मंचूरिया। तो मंचूरिया वाला जो है ये आप याद ही रख सकते हैं, ये मिलेगा चीन में। और ये दोनों भी हमारे उपोष्ण घास के मैदान हैं यानी कि ये भी आपको ठंडे रीजन में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में आपको मिलेगा पुस्ताज घास का मैदान। तो यूरोप से बस आपको ये याद रखना है, पुस्ताज घास का मैदान ये हमारे यूरोप महाद्वीप के घास का मैदान है। फिर चलते हैं उत्तर अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका में आपको ध्यान रखना है प्रेरी। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रेरी जो घास का मैदान है ये आपको कनाडा और अमेरिका में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कनाडा और अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। और टुंड्रा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये जो है वह आपको मिलेगा ग्रीनलैंड में। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों की। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा है लानोस घास का मैदान। ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में। उसके बाद में है सेल्वास घास का मैदान, ये आपको अमेजन नदी घाटी में मिलेगा। एक हमारा है कैंपास, ये आपको मिलेगा ब्राज़ील में। उसी प्रकार से एक हमारा है पैम्पास, ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। अब यहाँ पर आपको समझना है जो हमारी लानोस के घास का मैदान है, जो हमारे कैंपास के घास का मैदान है और जो हमारा सेल्वास घास का मैदान है, ये सभी आपके आते हैं मकर से
कर्क रेखा के बीच में, यानी कि ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी कि जो आपको गर्म स्थानों पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग पंपास जो कि अर्जेंटीना में है इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगा उपोष्ण रीजन में, यानी कि यह हमारा एक शीत घास का मैदान है। तो बस सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे कर्क और मकर के बीच में पाए जाते हैं, तो इन्हें आप गर्म घास का मैदान कह सकते हैं। और बाकी जो हमारे मकर रेखा के दक्षिण और कर्क रेखा के उत्तर में होते हैं उन्हें हम लोग ठंडी वाले या शीत घास के मैदानों की संज्ञा देते हैं। उसके बाद में चलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है, तो ये मध्य और पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा। ये भी हमारे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही मिलता है, इसीलिए ये भी हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और एक हमारा है वेल्ड। तो बेल्ट से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ये आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, और ये हमारा भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी कि ये भी आपको शीतकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में बस एक घास का मैदान का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स इसका नाम है। तो ये हमारा जो घास का मैदान है वह आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और नीचे आप इसके बारे में बताइएगा कि क्या यह टेम्परेट ग्रासलैंड है या फिर यह एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसके बारे में जानेंगे, और उसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 30 से 40 प्रश्न जो आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं कंप्यूटर के, उनको भी हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करें। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।